हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने आपको भूकंप के बारे में बताया था, भूकंपीय तरंगों के बारे में बताया था। आज भी कुछ टॉपिक है भूकंप से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे। भूकंप के कारण कभी कभी आपसे पूछता है 2-3 नंबर में कि भूकंप के 4 कारण लिखिए। मानव जनित कारण पूछ लेता है, प्राकृतिक कारण। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको कारण जान लेने, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है। तो इसमें प्राकृतिक कारण भी है, मानव जनित कारण भी है। प्राकृतिक कारणों में जैसे जब पृथ्वी हमारी शुरुआत में ठंडी हो रही थी तो बहुत सारे भूकंप आए, तो ये तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे से आपको लिखना है। ये दूसरा नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, तो कभी कभी पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है, कोई आकाशीय पिंड या कोई भी ऐसी सार्वभौमिक घटनाएं होती हैं, ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं, पृथ्वी के गति में हलचल उत्पन्न होती है, तो भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। तो ये घूर्णन के कारण भी झटके होते हैं। भ्रंशन, कभी कभी आप देखते हैं पहाड़ या पहाड़ों में भ्रंशन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ टूट के गिर जाता है, तो उससे भी असंतुलन की स्थिति बनती है और झटके महसूस किए जाते हैं, कंपन होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आता ही आता है, तो ये भी एक कारण है। प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेटें गतिमान है। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी पृथ्वी पर कितनी प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, वो सब गतिमान हैं। विनाशक प्लेटें मैंने बताया था, और निर्माणकारी प्लेटों के बारे में भी मैंने बताया था कि कैसे प्लेटें टकराती हैं और नष्ट होती रहती हैं और नई प्लेटें बनती रहती हैं, तो इस कारण भी भूकंप आते हैं। समस्थिति या संतुलन मूलक भूकंप, ये मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा। जैसे हमारी पृथ्वी पर कुछ चीज़ें निर्मित होती रहती हैं और कुछ चीज़ें विनाश होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे, पर्वत एक तरफ बनता भी रहता है, दूसरी तरफ नदियों के द्वारा उसका पर्दन भी किया जाता रहता है। तो पर्वत बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है, इससे संतुलन बना रहता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी एक कारण है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन, भूस्खलन, उल्कापिंड या धूमकेतु जब हमारी पृथ्वी से टकराता है तो कभी कभी कंपन महसूस होता है। पृथ्वी की सतह से टकराना, ये सब प्राकृतिक कारण है। मानव जनित कारणों में जैसे आप परमाणु विस्फोट परीक्षण, बम वगैरह जो बनाए जाते हैं, परमाणु विस्फोट किया जाता है, ऊर्जा बनाई जाती है, विद्युत बनाया जाता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं झटके अनुभव किए जाते हैं। खदानों में विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है चट्टानों को तोड़ने के लिए। आप जानते हैं खुदाई होती रहती है, या कोयला निकालते हैं या अन्य प्रकार की जो खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो चट्टानों को तोड़ते हैं, उसमें जो है विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है, तो झटके अनुभव किए जाते हैं आसपास। पर्वतीय भागों में सड़क व रेलवे निर्माण के दौरान बाधाओं को हटाने के लिए विस्फोट किया जाता है, तो इस दौरान भी होते हैं। बड़े बांधों व जलाशयों का निर्माण, कोयला आदि खदानों का धंस जाना, निर्वनीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाला भूस्खलन। निर्वनीकरण का मतलब होता है जैसे हम वनों को काटे जा रहे हैं, तो क्या होती है, मिट्टी ढीली हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो जब हम वनों को काट देंगे, निर्वनीकरण कर देंगे, तो जो मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी, और जब मिट्टी ढीली होती है तो आप देखते हैं कि जो है भूस्खलन की स्थिति होती है, यानी ज़मीन धंस जाती है, तो भी इससे भूकंप आते हैं। तो ये सब कारण हैं। अब भूकंप के प्रकार की बात करते हैं हम लोग, तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर छिछले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, गहरे भूकंप, यानी भूकंप उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसके आधार पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। भूकंप मूल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो इसके आधार पर 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। छिछले भूकंप मतलब भूकंप मूल जो है वो कम गहराई में होगा, मध्यवर्ती मतलब थोड़ा अधिक गहराई में, और गहरे भूकंप वो होते हैं जब बहुत अधिक गहराई से भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा है उत्पत्ति स्थल के आधार पर, स्थलीय भूकंप, अंतः समुद्री भूकंप, भाई समुद्रों में कभी कभी भूकंप आते हैं, कभी कभी स्थलों पर आते हैं, तो इस प्रकार भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं। फिर उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, जैसे प्राकृतिक भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, विस्फोटक जनित, बांध जनित, नियात भूकंप, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी समझा दिया है कि भाई जब ज्वालामुखी फूटता है तो भी भूकंप आता है, तो ज्वालामुखी भूकंप हो जाएगा। विवर्तनिक भूकंप मतलब जब प्लेटों के संचलन के कारण, गति के कारण भूकंप आता है, तो विवर्तनिक भूकंप होगा। बांध जनित भूकंप मैंने आपको पहले से बता ही दिया है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ना है, ये मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया है। ये देखिए, मानवजनित और प्राकृतिक। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर मैंने बताया था, छिछला भूकंप होता है।
छिछला भूकंप मतलब इसकी गहराई 0 से 70 किलोमीटर होती है। फिर मध्यवर्ती भूकंप 70 से 300 किलोमीटर की गहराई में, और गहरे भूकंप जो वे होते हैं जिनका जो भूकंप मूल है वो 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में होता है, तो इनको गहरे भूकंप कहते हैं। यानी कि जब भूकंप मूल बहुत अधिक गहराई में हो, बहुत पृथ्वी के अंदर से भूकंप की उत्पत्ति हुई हो, तो उसको गहरे भूकंप कहते हैं। ये सब पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए आप। भूकंपीय पैमाने, परिमाणात्मक भूकंपीय तीव्रता पैमाना, यहाँ पे हम लोग कुछ पैमानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे भूकंप की माप ली जाती है, मापन किया जाता है। जैसे आपने रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा, वो पैमाना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो वो ग्राफ है, और यहाँ हम लोग पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। रिक्टर स्केल पूछ लिया जाता है 102 नंबरों में क्या है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रिक्टर की खोज रिक्टर ने महोदय ने की थी, एक रिक्टर महोदय 1935 में की थी। एक परिमाणात्मक पैमाना है जो भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा का मापन करता है। इसमें 0 से 10 अंकों तक उत्सर्जित ऊर्जा को प्रकट किया जाता है। यानी कि इसमें जो है 0 से 10 अंक तक होता है। यह एक खुला लघुगणकीय पैमाना है, और इसके अंकों को 10 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यदि रिक्टर पैमाने पर 1 इकाई की वृद्धि होती है तो भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि और भूकंपीय ऊर्जा में 31.6 गुना वृद्धि होती है। रिक्टर पैमाने पर 2 तीव्रता आने वाले भूकंप मानों को अनुभव नहीं होते हैं। यदि भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक है तब यह विनाशक हो सकता है। कहने मतलब ये जो रिक्टर पैमाना है, इस पे 10 अंक तक ऐसे लाइनें या जैसा भी होता होगा 10 अंक तक होता है। तो अगर 2 अंक तक भूकंप आया तो हमको अनुभव ही नहीं होगा। हमको अनुभव कब होगा? जब 5 से अधिक अंक तक भूकंप आएगा तो हमको झटका लगेगा, और अगर 5 से ज़्यादा आता है तो फिर वो विनाशकारी हो सकता है। अच्छा, जैसे इसमें ये कहा गया कि अगर 1 अंक की वृद्धि होती है तो जो तरंगे हैं उनके आयाम में 10 गुना वृद्धि, और जो ऊर्जा है उसमें 31.6 गुना वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे 2 पॉइंट का भूकंप आया, अगर 2 से 3 हुआ यानी 1 पॉइंट बढ़ा, तो भूकंप का जो झटका होगा उसमें एक प्रकार से 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। भूकंपीय तीव्रता पैमाना, इसको भी देख लेते हैं। इसकी खोज 1905 में हुई, मर्केली महोदय ने की थी, तो इसको मर्केली पैमाना कहते हैं। 1931 में इसमें संशोधन किया गया। अनुभवमूलक या गुणात्मक पैमाना है जो भूकंप से हुए नुकसान के आधार पर भूकंप के आघात की तीव्रता बताता है। मतलब ये जो पैमाना है ये देखता है कि भाई नुकसान कितना हुआ है। अगर नुकसान ज़्यादा हुआ है तो इसका मानना है कि भूकंप तीव्र आया था। अब इसका कुछ अपना होगा अपना। बंद सिरे वाला समान पैमाना है। इसमें भूकंप की तीव्रता 1 से 12 अंकों तक मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाना जो था इसमें 10 अंक होते हैं और 10 से ज़्यादा बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो मर्केली पैमाना है इसमें 1 से लेकर 12 अंक तक होता है, और इससे 12 से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं भूकंपों का वैश्विक वितरण, यानी भूकंप किन किन क्षेत्रों में विश्व में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले परिप्रशांत मेखला या पेटी, यहाँ पर मैंने आपको ज्वालामुखी जब बताया था तो वहाँ पर बताया था कि भाई इस भाग में ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे भूकंप भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इस पेटी में विश्व के सभी भूकंपों का 63% भाग आता है। यानी अगर विश्व में एक वर्ष में 100 भूकंप आते हैं मान लीजिए, तो 63 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी परिप्रशांत मेखला, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ किनारों पर। परिप्रशांत मेखला में भूकंपों के आने के कारण क्या है? यहाँ पे सारी प्लेट किनारे का क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखियों का क्षेत्र है, वलित पर्वतों का क्षेत्र है, सागर स्थल मिलन क्षेत्र होने के कारण कमज़ोर है। यहाँ पे मतलब सागर और स्थल मिलते हैं तो इस कारण भी यहाँ की सतह कमज़ोर है, ज्वालामुखी है, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये सब सारे कारण है यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने के। फिर मध्य महासागरीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें भी लगभग 21% भूकंप आते हैं, और यहाँ भूकंप भ्रंश मूलक विनाशात्मक प्लेट किनारे संतुलन मूलक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं।
फिर मध्य अटलांटिक मेखला है, इस मेखला में अपसारी प्लेट किनारों के सहारे भूकंप आते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। भारत की बात करें तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जान लीजिए। भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? हम इसको जोन में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3 ऐसे। तो सिस्मिक जोन 2, सिस्मिक जोन 3, सिस्मिक जोन 4, सिस्मिक जोन 5। अब देखिए सबसे पहले हम इसको 5 वाला देखेंगे। 5 वाला यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड वाला है ये 5 है, ये यहाँ पे ये जोन 5 है। अभी मैं इसको पढ़ाऊँगा भी कि जोन 5 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है। पहले आप क्षेत्र को देख लीजिए। सिस्मिक जोन 4, ये वाला जो इलाका है रेड को छोड़ करके। सिस्मिक जोन 3, ये जो पीला वाला इलाका है ये सिस्मिक जोन 3 है। और बाकी जो सिस्मिक जोन 2 है ये नीला वाला। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए सिस्मिक जोन 5 का मतलब होता है सबसे खतरनाक जोन, यानी जहाँ रेड मैंने बताया था सिस्मिक जोन 5 ये सबसे खतरनाक है। इस जोन में देश का पूर्वी भाग, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात का कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। तो ये देखिए पूर्वोत्तर भाग है पूरा, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये गुजरात का कच्छ वाला भाग। तो यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा तेज आते हैं, खतरनाक श्रेणी में इसको रखा गया है। फिर यहाँ सिस्मिक जोन 4 में देखिए, यह जोन भी खतरनाक है लेकिन सिस्मिक जोन 5 की अपेक्षा कम खतरनाक है। इस जोन में भी जम्मू कश्मीर के शेष हिस्से आते हैं, और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, मतलब जहाँ जहाँ ये वाला पाया जाता है 5 वाला, उसी के आसपास लगभग ये भी हिस्सा पाया जाता है। हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिमी हिस्से, और राजस्थान का छोटा सा हिस्सा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ राजस्थान का कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हम महाराष्ट्र का हिस्सा है, यूपी का उत्तरी हिस्सा, और यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा। सिस्मिक जोन 3, इसमें गोवा, केरल, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का कुछ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के बचे हुए हिस्से, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का इलाका, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये सब सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। यहाँ कम झटके महसूस किए जाते हैं, और भूकंप आता भी है तो थोड़ा कमज़ोर होता है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता। तो ज़्यादातर दक्षिणी भाग इसमें आता है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब हिस्से। सिस्मिक जोन 3 इसको कम खतरनाक जोन माना जाता है। इस जोन में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब आते हैं। तो ये भारत में जो है भूकंपीय क्षेत्र दिखाए गए हैं। सबसे खतरनाक 5 वाला होता है, जो कि आपके पूर्वोत्तर में पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ सब जो पाए जाते हैं खतरनाक भूकंप के क्षेत्र होते हैं। भूकंपों के प्रभाव देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव भी हैं भाई इसके। देखिए भूकंप के नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं, सकारात्मक भी थोड़ा सा है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। मतलब इससे हानि भी होता है, लाभ भी होता है। लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होता है। देख लेते हैं, हम लोग को दोनों देखना है। सकारात्मक में जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है, दरारी झीलों का निर्माण होता है। आप देखते हैं झीलें बन जाती हैं, तो झील कहीं ना कहीं फ़ायदा करती हैं। भूमिगत जल के विक्षुब्ध हो जाने से जल स्रोतों की प्राप्ति होती है, यानी कि दरारें आती हैं पृथ्वी में तो नए नए जल स्रोत भी बनते हैं। शैलों के टूटने फूटने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, यानी मिट्टी जो बनने की प्रक्रिया वो तीव्र हो जाती है। भूकंप द्वारा भूगर्भ की गहराई में स्थित खनिज सतह पर आ जाते हैं। कभी कभी चौड़ी दरार भी निर्मित होती है तथा यह क्षेत्र खनिज उत्खनन के लिए उपयोगी हो जाते हैं। भूकंप आता है तो दरारें बनती हैं, उलट पुलट होता है तो कभी कभी खनिज पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं। ऊंचे क्षेत्रों के नीचे होने से नए परिवहन मार्ग निर्मित होते हैं। मान लीजिए भूकंप आया और कोई पहाड़ गिर गया, तो पहाड़ जब गिर गया तो वो जो ऊंचा क्षेत्र था वो नीचा होगा, तो उधर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, सड़क वगैरह भी बना सकते हैं। ये इसके लाभ हैं। बंदरगाही सुविधाओं में वृद्धि होती है। महासागरीय भाग में नए द्वीपों का निर्माण भी संभव कराते हैं।
तटीय भाग में समुद्र नितल के धंस जाने से नई खाड़ियों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हैं सकारात्मक प्रभाव। आप पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जानिए कुछ प्रभाव होते हैं। नकारात्मक प्रभाव इसके ज़्यादा हैं भूकंप के, जैसे जनधन की हानि होती है, इमारतें टूटती फूटती हैं, अवसंरचनाओं का विनाश होता है, धरातलीय विस्थापन, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अवसंरचना मतलब जो हमारे घर हैं, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, खंभे हैं, ये सब टूट फूट जाते हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन हो जाता है, बांध और तटबंध टूटने से बाढ़ भी आते हैं, सुनामी भी आता है। धरातल पर लंबी चौड़ी दरारें निर्मित हो जाती हैं, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, पलायन होता है उसका, तो उसको भी अपना घर द्वार छोड़ना पड़ता है जनसंख्या को। तो ये सब नुकसान हैं, आर्थिक गतिविधियाँ दुष्प्रभावित होती हैं। तो आज हम लोगों ने बात की भाई भूकंप के कारण क्या हैं और फिर उनके प्रभाव, उनका क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। भूकंप का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से, 2 वीडियो इसमें मैंने बनाया है। अब आगे हम लोग 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे भूसन्नति क्या है और भूसंतुलन की संकल्पना क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।